प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। इससे पहले हमने अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक वीडियो और भेजा था, लेकिन उसमें प्रश्नों की संख्या प्रति पेज ज़्यादा होने के कारण थोड़ा शायद वो धुंधला आ रहा था। काफ़ी बच्चों ने इस बारे में फ़ोन किए, मैसेज किए, तो इसको फिर से, ताकि आप इसको पढ़ भी सकें, थोड़े कम प्रश्नों के रूप में आपके सामने फिर से प्रस्तुत किया जा रहा है। आशा है ये वीडियो फिर से आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा और फिर से देखने पर आपका रिवीजन भी इसमें हो जाएगा। तो आइए एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय कानून के जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं उनको पढ़ते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय कानून शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इसका ऑप्शन आपको अब तक याद हो गया होगा, जेरेमी बेंथम। जो दूसरा प्रश्न था, अंतर्राष्ट्रीय कानून शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया? तो ये किया गया था 1789 में, 1789, 1789। इसको 89 भी कहते हैं, कन्फ्यूज मत होना इसमें 89 को। प्रश्न संख्या 3, अंतर्राष्ट्रीय कानून यूरोपीय व्यवस्था की देन है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है ओपेनहीम का। प्रश्न संख्या 4, डेरिक पटेस्नी टोरिसैनिटी 1305 में लिखी गई एक पुस्तक है, इसका लेखक कौन था? तो इसके लेखक थे पीटर डुओआइस। प्रश्न संख्या 5, ऑन द लॉ ऑफ वार, युद्ध के नियम, ये जो पुस्तक है इसका लेखक कौन है? उसका लेखक है जेंटली। प्रश्न संख्या 6 था आपके लिए, ऑन द लॉ ऑफ स्पॉइल्स का लेखक कौन है? तो इसका लेखक है ग्रोसियस। प्रश्न संख्या 7, स्वतंत्र समुद्र सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो ये था ग्रोसियस। 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से ग्रोसियस की रचना कौन सी थी? तो ग्रोसियस ने ये सभी रचनाएं लिखी थी, लूट के माल कानून, युद्ध और शांति की विधि, ऑन द लॉ ऑफ स्पॉइल्स, उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन इसका सही था। प्रश्न संख्या 9, ग्रोसियस का विशेष कार्य क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय कानून था, ये कथन किसका है? तो ये कथन डनिंग का है। प्रश्न संख्या 10, अंतर्राष्ट्रीय कानून का कौन सा संप्रदाय है? तो इसमें डी ऑप्शन सही था, प्रकृतिवादी, अस्तिवादी, इसको हम वास्तविकतावादी भी कहते हैं, और ग्रोसियन, ये तीनों अंतर्राष्ट्रीय कानून के संप्रदाय हैं। 11वां प्रश्न था आपके लिए, ली ड्राइट्स डिजोन्स एक पुस्तक है, इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक वेटिल है। प्रश्न संख्या 12, अंतर्राष्ट्रीय कानून का संयुक्त राष्ट्र दशक कब घोषित किया गया था? तो ये 1990 से 1999 का जो टाइम था, 10 साल का, इसे घोषित किया गया था। ये ऑप्शन इसका सही था। प्रश्न संख्या 13, आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून प्राकृतिक नियमों पर आधारित है, ये कथन किसका था? तो ये भी ओपेनहीम का कथन था। प्रश्न संख्या 14, अंतर्राष्ट्रीय कानून आकाश में पक्षियों की तरह उड़ सकता है, समुद्र में मछलियों की तरह रह सकता है, लेकिन यह नहीं जानता कि उसे पृथ्वी पर कैसे रहना है, ये कथन किसका है? तो ये गोर्की का कथन है। प्रश्न संख्या 15, अंतर्राष्ट्रीय कानून का क्या महत्व है? तो ये अराजकता से बचाव करता है, विश्व शांति की स्थापना करता है और विश्व सरकार की स्थापना में सहायक है। उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 16, अंतर्राष्ट्रीय कानून का जर्मन भाषा में कौन सा शब्द प्रचलित है? तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए जर्मनी की जो भाषा है, जर्मन भाषा, उसमें वारकेट शब्द प्रचलित है। प्रश्न संख्या 17, अंतर्राष्ट्रीय कानून का लेखक कौन है? तो इसका लेखक है ओपेनहीम। प्रश्न संख्या 18, अंतर्राष्ट्रीय कानून उन वैधानिक नियमों के पुंज को कहते हैं जो स्वतंत्र राज्यों में लागू होते हैं या स्वतंत्र राज्यों के मध्य लागू होते हैं, ये कथन किसका है? तो ये कथन है श्वार्ज़ेनबर्गर का। प्रश्न संख्या 19, अंतर्राष्ट्रीय कानून उन नियमों और प्रथाओं के समूह को कहते हैं जिनके अनुसार सभ्य समाज एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, ये कथन डॉक्टर संपूर्णानंद का है। ये ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक आवश्यक तत्व है? तो राष्ट्रीय के मध्य व्यवहार, परंपराएं और आपसी समझौते, उपरोक्त सभी ये इसके तत्व होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही है। प्रश्न संख्या 21, अंतर्राष्ट्रीय कानून का प्रबल आलोचक कौन था? तो ऑस्टिन, हॉब्स, कॉलरिज, ये सभी इसके प्रबल आलोचक थे। डी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 22, मूल रूप से राष्ट्रों का कानून प्राकृतिक नियम के सिवा कुछ भी नहीं है जो राष्ट्रों पर लागू होता है, ये कथन किसका है? तो ये कथन बैटेल का है। प्रश्न संख्या 23, अंतर्राष्ट्रीय कानून को कानून न मानने का कारण क्या है? तो इसके पीछे बाध्यकारी शक्ति का अभाव है, कानून की व्याख्या का अभाव है, संहिता का अभाव है। उपरोक्त सभी कारण हैं। डी ऑप्शन का सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24, अंतर्राष्ट्रीय कानून एक कमजोर कानून है, ये कथन किसका है? तो ये कथन ओपेनहीम का है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से किसने
शांति के नियम को प्रधानता दी? तो ये बी ऑप्शन सही है, ओपेनहीम ने इसको प्रधानता दी। प्रश्न संख्या 26, 1945 के बाद अंतर्राष्ट्रीय कानून के किस क्षेत्र का विकास हुआ? तो लोक कल्याणकारी क्षेत्र, व्यापारिक कानून और अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं थी, इन सभी का विकास हुआ। डी ऑप्शन इसमें सही है। प्रश्न संख्या 27, पेंटा सेंट सर्वेंटा सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो इसका प्रतिपादक था फ्रेंजिलाटी, ये इटली के विद्वान थे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28, अंतर्राष्ट्रीय कानून का आधार नैतिकता है, ये कथन किसका है? तो ये कथन ब्रियरली का है, ब्रियरली। प्रश्न संख्या 29, कोई राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानून की अधीनता से मुक्त नहीं रह सकता, ये कथन किसका है? तो ये कथन है सेसिल हार्स्ट का। प्रश्न संख्या 30, अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू करने का उपाय क्या है? तो प्रतिवेदन, प्रतिबंध और अन्वेषण, ये सभी इसके उपाय हैं। डी ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न संख्या 31, विश्व व्यापार के केंद्र पेंटागन जो कि अमेरिका में स्थित है, इस पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? तो ये हुआ था 11 सितंबर 2001 में। प्रश्न संख्या 32, राष्ट्रों की सामान्य इच्छा ही अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्रोत है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है ओपेनहीम का। प्रश्न संख्या 33, वेस्टफैलिया की संधि कब हुई थी? ये हुई थी 1648 में। प्रश्न संख्या 34, प्रथम विश्व शांति सम्मेलन का आयोजन हैग में कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 1899 में। प्रश्न संख्या 35, समुद्री युद्ध नियम सम्मेलन का आयोजन लंदन में कब किया गया? तो ये किया गया था 1809 में, 1808 और 1809 के बीच में। प्रश्न संख्या 36, अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग की स्थापना कब की गई? ये की गई थी 1947 में। डी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 37, अंतर्राष्ट्रीय कानून के कौन कौन से प्रकार हैं? तो पूंजीवादी कानून और साम्यवादी कानून, ये दोनों इसके प्रकार हैं। बी सी ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न संख्या 38, हम एक राज्य में नहीं रहते अपितु राज्यों की एक पद्धति में रहते हैं, ये कथन किसका है? तो ये कथन है लेनिन का। लेनिन रूस के एक नेता थे, साम्यवादी क्रांति के नेता भी थे। प्रश्न संख्या 39, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया था लेनिन ने। प्रश्न संख्या 40, थर्ड वर्ल्ड शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश के लिए किया गया था? तो जो थर्ड वर्ल्ड शब्द है, इसका प्रयोग अल्फ्रेड सोबी ने किया था अल्प विकसित देशों के लिए। प्रश्न संख्या 41, थ्री वर्ल्ड ऑफ डेवलपमेंट नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है इरविंग होरोविज। प्रश्न संख्या 42, एशिया अफ्रीका के अधिसंख्यक पिछड़े देशों को क्या कहा जाता है? आपको यहाँ ये प्रश्न का उत्तर याद रखना है कि फोर्थ वर्ल्ड भी इन्हें कहा जाता है, चौथी दुनिया। डी ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न संख्या 43, चौथी दुनिया के देशों की मुख्य समस्या क्या है? तो इनकी मुख्य समस्या है जनसंख्या विस्फोट, भुखमरी, आर्थिक स्रोतों का अभाव, उपरोक्त सभी इसकी समस्याएं हैं। प्रश्न संख्या 44, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का उदय कब हुआ? तो ये हुआ था 1970 के दशक में। ए ऑप्शन का सही है। प्रश्न संख्या 45, तिब्बत पर चीन का प्रभुत्व तथा मैकमोहन रेखा का निर्माण कब हुआ? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए 1914 में। प्रश्न संख्या 46, स्विट्जरलैंड संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो इसका सही उत्तर है 2002 में। मैंडेट व्यवस्था 1946 में इसको समाप्त कर दिया गया था। मैंडेट व्यवस्था को समाप्त करने के पश्चात किस व्यवस्था को अपनाया गया? तो न्यास पद्धति को अपनाया गया। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इसे अपनाया गया था। प्रश्न संख्या 48, फ्रेंच गणतंत्र को किसी भी मान्यता की आवश्यकता नहीं है, जिस प्रकार सूर्य को किसी की आवश्यकता नहीं होती, ये कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा नेपोलियन। प्रश्न संख्या 49, इजराइल राष्ट्र का जन्म कब हुआ? तो इसका सही उत्तर है 15 मई 1948 में। प्रश्न संख्या 50, खुले समुद्र की अवधारणा का प्रारंभ कब से हुआ? तो ये हुआ 1958 से। प्रश्न संख्या 51, प्राधिकार के 3 अंग कौन कौन से हैं? तो प्राधिकार के 3 मुख्य अंगों में एक सभा होता है, एक परिषद और तीसरा सचिवालय। डी ऑप्शन इसका सही है, उपरोक्त सभी इसके अंग होंगे। प्रश्न संख्या 52, प्रोटोकॉल किस भाषा का शब्द है? तो जो ये प्रोटोकॉल शब्द है, ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। प्रश्न संख्या 53, राजदूत एक ऐसा ईमानदार व्यक्ति होता है जो कि अपने देश के स्वार्थ के लिए विदेशों में असत्य बोलता है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है हेनरी वाटन का। प्रश्न संख्या 54,
स्थायी दूतों का कार्य क्या होता है? तो इनका कार्य होता है संधि वार्ता, निरीक्षण, संरक्षण, प्रशासन, जनसंपर्क तथा प्रतिनिधित्व। उपरोक्त सभी कार्य इनके होते हैं। प्रश्न संख्या 55, दूत चांडाल होने पर भी अवध्य है अर्थात इसकी हत्या नहीं की जा सकती, ये कथन किसका है? तो ये कथन है कौटिल्य का। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 56, राजदूत का शरीर पवित्र तथा अवध्य होता है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था लॉन्ग चैप्स ने। ये ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न संख्या 57, दूतावासों में दी जाने वाली शरण को क्या कहते हैं? वो कहलाती है कूटनीतिक आश्रय। प्रश्न संख्या 58, निम्नलिखित में से कौन वाणिज्य दूत का प्रकार है? तो इसमें महावाणिज्य दूत, उप वाणिज्य दूत तथा वाणिज्य एजेंट, ये सभी वाणिज्यिक दूत के प्रकार होते हैं। प्रश्न संख्या 59, प्रत्यर्पण, इसको हम एक्स्ट्राडिक्शन भी कहते हैं। एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य के लिए ऐसे व्यक्तियों को सौंपना है जिसने प्रथम राज्य के प्रदेश में अपराध किया हो, ये कथन किसका है? ये कथन है लॉरेंस का। प्रश्न संख्या 60, सर्वप्रथम प्रत्यर्पण या एक्स्ट्राडिक्शन इसको हम बोलते हैं, कानून किस देश ने बनाया? तो ये बनाया था बेल्जियम ने। अगला प्रश्न, प्रत्यर्पण की आवश्यकता क्यों होती है? तो अपराधी को दंड देने के लिए, व्यावहारिक समस्या का समाधान करने हेतु, प्रत्यर्पण के दंड के भय हेतु। उपरोक्त सभी इसके उत्तर हो जाएंगे, डी ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न संख्या 62, चुंग ची चेंग बनांग किंगवाद में न्यायाधीश ने किसकी मांग को आवश्यक माना? तो न्यायाधीश ने प्रत्यार्पण की मांग को आवश्यक माना था। ये चीन से संबंधित विवाद है। प्रश्न संख्या 63, राजनीतिक अपराध केवल वे होते हैं जो घटनावश होते हैं, किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर है स्टीफेन ने। प्रश्न संख्या 64, यहूदियों के नरसंहार जिसको हम हॉलोकॉस्ट कहते हैं, इस हॉलोकॉस्ट को किसने अंजाम दिया था? तो ये दिया था आइकमान ने। यह आइकमान हिटलर का एक प्रमुख सैनिक था, या ये कह सकते हैं सेनापति था, और ये जर्मनी में इसको अंजाम दिया गया था। प्रश्न संख्या 65, गॉडफ्रे मामले में किस शब्द की व्याख्या की गई? तो जो गॉडफ्रे मामला था इसमें एक्स्ट्राडिक्शन शब्द की व्याख्या की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 66, तटस्थ राज्य उन्हीं को कहा जाता है जो युद्धमान शक्तियों में से किसी पक्ष की ओर से नहीं लड़ते और मैत्री संधि द्वारा किसी पक्ष के साथ बंधे नहीं होते। ये कथन किसका है? तो ये कथन है विंकरसॉक का। सॉरी, प्रश्न संख्या 65 का जो आंसर है वो गलती से एक्स्ट्राडिक्शन हो गया है। इसका सही आंसर था भगोड़े, फिगेटिव। बी ऑप्शन इसका सही होगा, कृपया एक बार देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 67, तटस्थता जिसको हम न्यूट्रलिटी भी कहते हैं, इसकी विशेषताएं क्या है? तो ये युद्धकालीन मनोवृत्ति है, निष्पक्षता है, मानसिक स्थिति है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 68, निम्नलिखित में से कौन तटस्थता न्यूट्रलिटी का एक प्रकार है? तो शाश्वत, सामान्य, आंशिक, ऐच्छिक तथा भी समयात्मक, ये सभी इसके प्रकार हैं। डी ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न संख्या 69, तटस्थ राज्य का कर्तव्य क्या होता है? तो उपरोक्त सभी इसके कर्तव्य होते हैं, परिवर्तन करना, निवारण करना, मुख सहमति प्रदान करना। डी ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न संख्या 70, कॉर्फू चैनल वाद का संबंध किस वर्ष से है? तो ये था 1946 से। प्रश्न संख्या 71, किस केस में परिवेष्टन तथा अधिग्रहण न्यायालय की कार्यप्रणाली प्रकट हुई थी? तो ये था द कॉर्फू चैनल वाद। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 72, चांग चीचुंग बनांग किंग वाद का संबंध किससे है? तो ये है लॉर्ड अटकिन से। प्रश्न संख्या 73, न्यायालय उस नियमावली को मान्यता देते हैं जिसे राष्ट्र अपने मध्य स्वीकार करते हैं, ये किसका कथन है? तो ये कथन है लॉर्ड अटकिन का। प्रश्न संख्या 74, जोहोर किस प्रायद्वीप का एक स्वतंत्र राज्य है? तो जोहोर मलाया का एक स्वतंत्र राज्य है। प्रश्न संख्या 75, मिघेल बनाम जोहोर के सुल्तानवाद किस वर्ष उत्पन्न हुआ? तो ये उत्पन्न हुआ 1894 में। प्रश्न संख्या 76, जोहोर के सुल्तान ने किसे विवाह करने का वचन दिया और फिर मुकर गया? तो इसका सही उत्तर है मिघेल। बी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 77, नाकाबंदी जिसे हम ब्लॉकेज कहते हैं का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो ये होता है शत्रु को हानि पहुंचाना। प्रश्न संख्या 78, निम्नलिखित में से कौन नाकाबंदी या ब्लॉकेज का एक प्रकार है? तो प्रभावशाली, तथ्यशील तथा व्यापारिक ब्लॉकेज या नाकाबंदी, ये सभी इसके प्रकार हैं। डी ऑप्शन इसमें सही है। प्रश्न संख्या 79, लॉर्ड पार्कर ने किस केस में निर्णय दिया कि नाकाबंदी की घोषणा करने वाला आदेश नाकाबंदी वाले बंदरगाहों में प्रवेश करने वाले पोतों को पकड़ने के
के लिए न्यायोचित घोषित किया गया है? तो ये था ए ऑप्शन, जमोरा केस 1916 का। प्रश्न संख्या 80, युद्ध संबंधी परंपरागत या अंतर्राष्ट्रीय नियमों को भंग करना क्या कहलाता है? तो इसे वार क्राइम्स कहते हैं, युद्ध अपराध कहते हैं। प्रश्न संख्या 81, किसने कहा युद्ध संबंधी नियमों को तोड़ना युद्ध अपराध है या युद्ध अपराध कहलाता है? तो इसका सही उत्तर था कैल्सन ने। प्रश्न संख्या 82, जौहर के सुल्तान का वास्तविक नाम क्या था? तो उसका नाम था अल्बर्ट बेकर। प्रश्न संख्या 83, अल्तमर्क की घटना का संबंध किन देशों से है? तो जो अल्तमर्क की घटना है वो नॉर्वे और जर्मन से संबंधित है। प्रश्न संख्या 84, पैक्ट हवाना एंड लोला कब संपन्न हुआ? तो ये हुआ था 1900 ईस्वी में, 1900। प्रश्न संख्या 85, एसएस लोटस केस का संबंध किन देशों से है? तो जो एसएस लोटस केसेस का संबंध फ्रांस और तुर्की से है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 86, एसएस लोटस बाद में फ्रांसीसी स्टीमर तुर्की स्टीमर से कब टकराया? तो इसका सही उत्तर है 1926 में। प्रश्न संख्या 87, चुंगची चेंग बनांग द किंग केस किस वर्ष पंजीकृत किया गया या किस वर्ष से इसका संबंध है? तो ये हांगकांग से संबंधित है, 1938 में। अगला प्रश्न संख्या 88, अलबामा का दावा 1869 केस किससे संबंधित है? ये यूके और यूएसए से संबंधित है। प्रश्न संख्या 89, पैक्ट हवाना एंड लोला केस में मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वे थे मेलविल फुलर। प्रश्न संख्या 90, मछली पकड़ने के 2 जहाज पैक्ट हवाना एंड लोला कब रवाना हुए थे? तो ये हुए थे 1898 में। अगला प्रश्न संख्या 91, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना के बाद सुनाया जाने वाला पहला मामला कौन सा था? तो वो था कॉर्फू चैनल वाद 1947 से 49 के मध्य। प्रश्न संख्या 92, कॉर्फू चैनल वाद का किस कानून पर स्थायी रूप से प्रभाव पड़ा? वो था सामुद्रिक कानून पर। प्रश्न संख्या 93, विनायक दामोदर सावरकर को मार्सिलिया बंदरगाह पर कब गिरफ्तार किया गया था? तो इन्हें किया गया था 8 जुलाई 1910 में। ये विनायक दामोदर सावरकर केस से संबंधित एक प्रश्न है। प्रश्न संख्या 94, सावरकर का प्रत्यार्पण किन देशों के मध्य हुआ था? वो था ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य। प्रश्न संख्या 95, अल्तमार्क की घटना में किस शब्द को अपमानजनक शब्द माना गया? तो वो था जोसिंग, यह अपमानजनक शब्द के रूप में माना गया। प्रश्न संख्या 96, मानवाधिकारों के सार्वजनिक घोषणा पत्र में कितने अनुच्छेद हैं? तो इसमें है 30 अनुच्छेद। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 97, भारत रूस प्रत्यर्पण संधि कब हुई थी? ये हुई थी सन 2000 में। प्रश्न संख्या 98, वेटिल के अनुसार संधि का कौन सा प्रकार है? तो समान असमान संधि, वास्तविक संधि, व्यक्तिगत संधि। डी ऑप्शन इसका सही है, सभी प्रकार संधियों के होते हैं। आज के अंतिम 2 प्रश्न, जौहर का सुल्तान बनाम अल्बर्ट बेकर इंग्लैंड कब गया? जो जौहर का सुल्तान था अल्बर्ट बेकर, वो इंग्लैंड कब गया? तो इसका सही उत्तर है 1885 में। और अंतिम प्रश्न संख्या 9, अल्तमार्क 299 केस में अल्तमार्क क्या था? तो 1940 का एक केस है। तो अल्तमार्क 299 जो है वो एक जर्मन टैंकर का नाम था। प्यारे बच्चों, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए हमने जल्दी जल्दी आपको इन प्रश्नों के उत्तर बताए हैं। स्क्रीनशॉट लेकर आप इनके उत्तर भी देख सकते हैं। कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा, आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको दिए जाएंगे। आज के लिए इतना ही। आशा है पुनरावृत्ति आप अवश्य करेंगे, इसको एक बार ठीक से पढ़िएगा, सुनिएगा, बार बार देखेंगे तो आशा है परीक्षा में आप अच्छे नंबर से पास होंगे। शुभकामनाओं सहित धन्यवाद।